26 फरवरी हमारा फर्स्ट आर्टिकल कवर करता है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट को। इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, ये आर्टिकल का मेन फोकस है। यहाँ से हमें एक प्रीलिम का पॉइंट मिलता है, साथ ही GS3 मेंस का क्वेश्चन बन जाए। क्या है देखते हैं। केरला में ना ह्यूमन फर्टिलिटीज़ काफ़ी बढ़ रही है। उसके पीछे कारण है ग्रोइंग ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट। केरला का 29% लैंड एरिया फॉरेस्ट के अंडर में आता है। हम देखते हैं ड्यू टू वाइल्ड एनिमल अटैक्स जो फॉरेस्ट में हो रहे हैं, फॉरेस्ट फ्रिंज ह्यूमन हैबिटेशन के एरिया पे हो रहे हैं, इवन विद इन विलेज में हो रहे, वे हमारे लिए चिंता का कारण बन रहा है। तो जो लोग कहते हैं आप ना ये एनिमल को मार दीजिए, इनका कहना है पॉपुलेशन काफ़ी बूम हो रही है इन एनिमल की, इनको मारना बेटर रहेगा। लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कुछ अलग कहना है। इन कहते हैं जो वाइल्ड एलिफेंट की पॉपुलेशन है, जिस वजह से 18% ह्यूमन फर्टिलिटीज होती है, अब ना ये वाइल्ड एलिफेंट की पॉपुलेशन 7% और कम हो गई है, तो मारना ठीक नहीं रहेगा। फिर ये कहते हैं जो स्नेक बाइट या सांप काटने की वजह से लोग मरते, ये रिस्पॉन्सिबल है टोटल 75% वाइल्ड लाइफ रिलेटेड डेथ के लिए। 2012 में ना कम से कम 113 डेथ हुई थी। अभी लास्ट 2 ईयर पहले 2023 में सिर्फ 34 डेथ यहाँ पे हुई है। तो क्यों एनिमल को मारा जाए। ओवरऑल हम देखते हैं जो ह्यूमन डेथ है फ्रॉम वाइल्ड लाइफ इनकाउंटर की वजह से वो डिक्रीज हुई है, जो 2018 में थी 146, अभी 2024 में कम होके रह गई 57। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कहना है एनिमल को मारना बेटर ऑप्शन नहीं है। हम देखते हैं यहाँ पे जो मेनी विक्टिम होते हैं ना, जो इस अटैक में मर जाते हैं या फैटेलिटी हो जाती है, जख्मी हो जाते हैं, वो आते मोस्टली ट्राइबल कम्युनिटी से। ये आदिवासी लोग हज़ारों सालों से वाइल्ड लाइफ के साथ अपनी ज़िंदगी जीते। तो केरला का एक नया मिशन है, वो क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, साथ ही एसेस कर रहे हैं ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़ का। हमें टैकल करना है वाइल्ड लाइफ इनकाउंटर को। तो इसके पीछे क्या करने, क्यों ये इतने इंसिडेंट बढ़ रहे हैं, इसके पीछे हो सकते हैं एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर। हम देखते हैं एनिमल का जो हैबिटेट है वो ना भी फ्रैगमेंट हो रहा है, टूट रहा है। पर्टिकुलरली इन केरला में जो एलिफेंट कॉरिडोर थे उसके बीच में, जैसे अरलम फोम या चिन्ना कनल, इस वजह से एनिमल ना ह्यूमन सेटलमेंट की तरफ चल रहे हैं और बढ़ रहे हैं। सेकंड आता है हम ना अनरेगुलेटेड टूरिज्म पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, कोई भी जाए कहीं भी जाए। थर्ड आता है कैटल ग्राजिंग नियर फॉरेस्ट। 4 आता है इंक्रोचमेंट। 5th आता है फूड वेस्ट डंपिंग करना फॉरेस्ट फ्रिंज एरिया में। 6 आता है इन्वेजिव प्लांट, जिसका नाम है सेना सेप्टाबिलिस। सिना सेप्टाक्लिस, यहाँ से प्रीलिम के लिए बन सकती है, क्या है, सेना सेप्टाबिलिस। फिर आता है मोनोकल्चर इंडस्ट्रियल प्लांटेशन, इस वजह से जो वाइल्ड लाइफ का फीडिंग पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो रहा है। तो इसके पीछे राइटर ने यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन दिए। वो कहते हैं आप ना रिस्टोर कीजिए नेचुरल फॉरेस्ट को, साथ ही बिल्ड करें पॉन्ड या चेक डैम, इस वजह से पानी पीने के लिए या अदर फैक्टर के लिए एनिमल ना विलेज में या सिटी में नहीं आएंगे। आप ना सोलर फेंसिंग वहाँ पे कर सकते हैं। आप बनाए गिवन रीजन स्पेसिफिक नेचर ऑफ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। हमें बनाना चाहिए एक मल्टी एजेंसी अप्रोच, जिसमें डिजास्टर मैनेजमेंट, रेवेन्यू, लोकल सेल गवर्नमेंट, ट्राइबल वेलफेयर, एग्रीकल्चर, हेल्थ एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मिलके काम करे। हमारे लिए क्रूशल बन जाता है, हमें बैलेंस करना है ह्यूमन सेफ्टी साथ ही सस्टेनेबल वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट के बीच में। अब आते हैं हमारे सेकंड आर्टिकल की तरफ। ये बात करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साथ ही इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। यहाँ से कुछ प्रीलिम के पॉइंट बन सकते, हो सके GS3 में सीधा इन्वायरमेंट में क्वेश्चन बन जाए, या हो सके इस पे एक ऐसे भी आ जाए AI एंड इन्वायरमेंट। हम देखते हैं आज का जो ज़माना है 21st सेंचुरी, सेकंड डिकेड, थर्ड डिकेड, ये ना AI का अब युग है, एज है। हमारे हाथ में मोबाइल है, लैपटॉप है या डिजिटल गैजेट है।
हम एआई यूज़ करते हैं, दिखने में काफ़ी सिंपल है, लेकिन इसके पीछे जो बैकग्राउंड मैकेनिज्म काम करता है एक समझना काफ़ी बेटर रहेगा, तब आर्टिकल समझ पाएंगे। जो इम्पैक्ट हो रहा है एआई का इन्वायरमेंट पे, इसके पीछे ना एक सेवरल स्टेज आती है वैल्यू चेन की, जहाँ पे ना जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है एआई डेवलपमेंट में, वहाँ पे एनर्जी कंजप्शन काफ़ी बड़े तौर पे खर्च होती है। हम बनाते हैं हार्डवेयर प्रोडक्शन, साथ ही क्लाउड, डाटा सेंटर ऑपरेशन, एआई मॉडल ट्रेनिंग, इंटरफ्रेंसिंग, वैलिडेशन, साथ ही रिलेटेड प्रोसेस, ये ना एआई के बैक हैंड पे बैक मैकेनिज्म काम करता है। अगर हम हार्डवेयर की बात करेंगे एआई के डेवलपमेंट में, तो जो होता है डाटा सेंटर, ये ना बैकबोन है एआई ऑपरेशन का, लेकिन ये कंट्रीब्यूट करता है 1% ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशन, ऐसा ऐसा कहना है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का। हम जो यूज़ करते हैं चैट जीपीटी, ये काम करता है मशीन लर्निंग पे, लेकिन इसको चाहिए 100 टाइम मोर कंप्यूटिंग पावर दैन अर्लियर वर्जन। इस वजह से जो डिमांड है ग्राफिक प्रोसेस यूनिट की, वो और बढ़ जाती है, और इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट हमारे लिए चिंता का कारण बनता जाता है। सेकंड आता है रैपिड एक्सपेंशन हो रहा है डाटा सेंटर का, इस वजह से ना बढ़ रहा है ई वेस्ट क्राइसिस। ये सेकंड पॉइंट हमें यहाँ से मिलता है। थर्ड पॉइंट आता है एआई का सॉफ्टवेयर के साइकिल एमिशन पे, जो आता है डाटा कलेक्शन से, मॉडल डेवलपमेंट से, ट्रेनिंग से, मेंटेनेंस से, हमारे लिए ये भी चिंता का कारण है। हम जो चैट जीपीटी 3 यूज़ करते हैं, ये ना इमिट करता है 552 टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो इक्विवेलेंट है कंपेयर करेंगे तो एक डजन ऑफ कार के एनुअल एमिशन से। हमारे लिए यहाँ पे वे फॉरवर्ड राइटर ने दिए, उन्होंने कहा है COP29 जो बाकू अजरबैजान में समिट हुई थी, वहाँ पे ना इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ने एक प्रपोजल रखा। उन्होंने कंपनी से कहा आप ना ग्रीनर एआई प्रैक्टिसेस पे फोकस कीजिए। तो वहाँ पे उन्होंने अडोप्ट किया नॉन बाइंडिंग इथिकल एआई रिकमेंडेशन, क्योंकि उनको एड्रेस करना है इन्वायरमेंट। यहाँ से ना प्री की लाइन बन सकती है नॉन बाइंडिंग इथिकल एआई रिकमेंडेशन। सेकंड हम कर सकते हैं, हमें इन्वेस्ट करना चाहिए क्लीन एनर्जी में, हमें अचीव करना है नेट जीरो एमिशन। हम अचीव कर सकते हैं ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, साथ ही हम परचेस कर सकते हैं कार्बन क्रेडिट्स। थोड़ा आता है हम ना लोकेट करेंगे डाटा सेंटर को ऐसे एरिया में जहाँ पे अबेडेंट सप्लाई हो रिन्यूएबल सोर्सेज का। हम रिड्यूस करेंगे स्ट्रेन ऑन एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, साथ ही हेल्प करेंगे लोअर कार्बन फुटप्रिंट के लिए। 4 हम कर सकते हैं एनर्जी एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हार्डवेयर पे ध्यान देंगे। हम ना रेगुलर मेंटेनेंस रखेंगे, साथ ही उस वजह से मिनिमाइज हो जाएगा हमारा एमिशन। अभी ना एक स्टडी आई थी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की, उन्होंने कहा अगर जो कार्बन फुटप्रिंट होता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल का, हम इसको ना मिनिमाइज कर सकते हैं कम से कम 100 टाइम 1000 टाइम तक थ्रू हम ऐसा एल्गोरिथम हम बनाना चाहिए। हमें ना एनर्जी एफिशिएंट क्लाउड डाटा सेंटर बनाने चाहिए। ये पॉइंट हम ना मेंस में लिख सकते हैं। फिफ्थ आता है हम मेजर करेंगे, साथ ही डिस्क्लोज करेंगे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ एआई सिस्टम। जितनी भी कंपनी आती है वो ना डिस्क्लोज करना चाहिए कि हमारा ये प्रोडक्ट है और इसमें से इतना इतना इफेक्ट इन्वायरमेंट पे हो रहा है, इमिशन हो रहा है। ये हेल्प करेगा उस ऑर्गेनाइजेशन को, आप समझ लीजिए आपकी लाइफ साइकिल ऑफ इमिशन की। साथ ही एड्रेस करेंगे निगेटिव एक्सटर्नलिटीज ऑफ देयर ऑपरेशन और उनका प्रोडक्ट। 6 नंबर पे हम इस्टेब्लिश करेंगे स्टैंडर्डाइज्ड फ्रेमवर्क फॉर ट्रैकिंग एंड कंपेयरिंग इमिशन अक्रॉस इंडस्ट्री में। हम इंश्योर कर सकते हैं कंसिस्टेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी एवरी कंपनी की। आर्टिकल काफ़ी अच्छा था। अब आते हैं थर्ड आर्टिकल पे, जो है टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज पे। अभी इशू चल रहा है 3 लैंग्वेज फार्मूला का, हमारे स्कूली एजुकेशन में इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट एंड तमिलनाडु गवर्नमेंट के बीच में इशू चल रहा है। इनडायरेक्टली यहाँ से प्रीलिम में क्वेश्चन बन सकता है, साथ ही मेंस का भी क्वेश्चन आ सकता है। 3 लैंग्वेज फार्मूला हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ प्रोविजन कहता है आप ना हिंदी को यूज़ कीजिए एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज। साथ ही स्टार्टिंग में 15 ईयर तक आप ना इंग्लिश को यूज़ कर सकते हो, लेकिन हमने ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 में बनवाया और जिसमें कहा आप ना हिंदी के साथ इंग्लिश को ना अब यूज़ कीजिए।
और अगर किसी स्टेट को चाहिए हिंदी चाहिए, मराठी चाहिए, कोई भी लैंग्वेज चाहिए, तो वहाँ की जो विधानसभा है, लेजिस्लेटर है, वो अपने हिसाब से हिंदी को या किसी स्टेट लैंग्वेज को ऑफिशियल पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से पॉलिटी के पॉइंट हमारे कवर होते हैं। साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन ना ड्यूटी देता है इंडियन गवर्नमेंट को, आप प्रमोट कीजिए हिंदी लैंग्वेज को, जो हमारे कंपोजिट कल्चर को एक साथ बांध के रखे। हम देखते हैं 3 लैंग्वेज फार्मूला फर्स्ट टाइम आया था 1968 में एज पर कोठारी कमीशन रिकमेंडेशन, जहाँ पे मैंडेट दिया था अपना हिंदी टीच कीजिए नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट में। तब ना साउथ के स्टेट ने इसको विरोध कर दिया। अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, वहाँ पे भी ना 3 लैंग्वेज फार्मूला की बात की गई है, लेकिन यहाँ पे ना कंपलसरी नहीं किया है, आपको जो लगे वो लैंग्वेज आप सिखा दीजिए। हम देखते हैं असर की एक रिपोर्ट आती है प्रथम एनजीओ की, असर एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिसर्च। इनका कहना है 25% हमारे जो यूथ है, जो एज ग्रुप आते हैं 14 to 18 के अंडर में, वो ना क्लास 2 या क्लास 3 लेवल का टेक्स्ट ठीक से नहीं पढ़ पाते या बेसिक कैलकुलेशन मैथ के भी नहीं कर पाते। यहाँ पे अगला पॉइंट मिलता है हमारा जो जीडीपी का हमें कितना खर्च करना चाहिए एजुकेशन पे। हमारा टारगेट है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में 6% का, लेकिन एक्सपेंडिचर ऑन एलिमेंट्री, सेकेंडरी, हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन में सेंटर साथ ही स्टेट मिलके हमारा कॉम्बिनेशन हो जाता है हार्डली 5% ऑफ जीडीपी का, और टारगेट है 6% का। यहाँ से इनडायरेक्टली हमारे प्रीलिम के पॉइंट मिलते हैं। अब आते हैं इस न्यूज़ पे। यहाँ से एक न्यूज़ है और हमने इंडिया ईयरबुक का ये टॉपिक कवर किया है डिफेंस में। क्या है न्यूज़ देखते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड जो पायरेसी के खिलाफ लड़ती है, साथ ही इलीगल ड्रग शिपमेंट को रोकती है। हमारे सामने कन्वेंशनल थ्रेट है, साथ ही कुछ अदर थ्रेट भी आते हैं, जैसे कॉम्बैट साइबर अटैक, सिग्नल जामिंग एंड अदर इमर्जिंग क्राइम। कोस्ट गार्ड हमारी मैरीटाइम बॉर्डर फोर्स है जिसने स्टॉप किया है इलीगल इन्फिल्ट्रेशन, पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता है इंडिया की सोवरेनिटी साथ ही इंटरनल सिक्योरिटी पे। इंडिया ईयरबुक में डिफेंस चैप्टर आता है, उसमें ना एक कोस्ट गार्ड का पॉइंट दिया है, इंडियन कोस्ट गार्ड जो बना था 1977 में। जहाँ से ना GS3 में मेंस में क्वेश्चन आ सकता है, वेरियस सिक्योरिटी एजेंसीज एंड देयर मैंडेट। इंडियन कोस्ट गार्ड को 2 मैंडेट दिए, एक आता है उनके चार्टर में दिया है 1977 के, और दूसरा आता है उनको ना कुछ एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी है। चार्टर कहता है आप ना सेफ्टी कीजिए, प्रोटेक्ट कीजिए आर्टिफिशियल आइलैंड को, साथ ही ऑफशोर टर्मिनल एंड इंस्टॉलेशन। आप प्रोटेक्ट कीजिए फिशरमैन को और असिस्ट कीजिए जब वो डिस्ट्रेस में हो सी में। आप प्रिजर्व कीजिए, प्रोटेक्ट कीजिए मैरीटाइम इन्वायरमेंट, प्रिवेंट कीजिए कंट्रोल मैरीटाइम मरीन पोल्यूशन। आप असिस्ट कीजिए कस्टम एंड अदर अथॉरिटीज़ को इन एंटी स्मगलिंग ऑपरेशन में। आप सेफ्टी रखिए लाइन एंड प्रॉपर्टी एट सी, साथ ही कलेक्ट कीजिए साइंटिफिक डाटा, इन्फोर्स कीजिए प्रोविजन ऑफ वेरियस इनेक्टमेंट इन मैरीटाइम जोन में। ये आते हैं उनके चार्टर के रोल, और उनको एडिशनल ड्यूटी दी है, वो है आप ना कोस्टल सिक्योरिटी कीजिए टेरिटोरियल वाटर में। आप इन्फोर्स कीजिए, मॉनिटर कीजिए, सर्वेलेंस कीजिए डीप सी फिशिंग का, सर्च कीजिए, रिस्क्यू कीजिए मर्चेंट शिप, साथ ही मरीन ऑयल स्पिल को आप ना रोकिए और लीड कीजिए इंटेलिजेंस एजेंसी को फॉर कोस्टल एंड सी बॉर्डर में। अब आते हमारी लास्ट न्यूज़ की तरफ। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर में, इनका एक सर्वे आया है जिसका नाम है टाइम यूज सर्वे। यहाँ से प्रीलिम की लाइन बन सकती है। एक पर्सन अपने लाइफ में, अपने डे में, एक डे में कितना टाइम अपने काम पे खर्च करता है। टाइम स्पेंड बाय इंडिविजुअल ऑन डिफरेंट एक्टिविटीज़। यहाँ पे हमें 2 एक्टिविटी मिलती है। फर्स्ट आती है एम्प्लॉयमेंट एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़, जहाँ पे ना 440 मिनट्स एक पर्सन एक दिन में खर्च करता है अपने एम्प्लॉयमेंट पे, जिसमें ना मेल ज़्यादा खर्च करता है और ना 473 मिनट पर डे में खर्च करता है अपने एम्प्लॉयमेंट पे, और वुमन खर्च करती है, वुमन स्पेंड करती है 341 मिनट्स पर डे अपने काम पे। सेकंड आता है अनपेड डोमेस्टिक सर्विस में, मतलब घर में आपको काम करना है, वहाँ पे ना फीमेल ज़्यादा काम करती है 130 मिनट पर डे में।
तो जो मेल है वो कम काम करते 75 मिनट पर डे एक दिन में। यहाँ से प्री की लाइन बन सकती है, पूरी न्यूज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन बनेगा तो इतना ही बनेगा, यहाँ से बनेगा। आज के लिए इतना ही है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। थैंक यू।